हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में किसके बारे में? एचडीबी फाइनेंशियल आईपीओ की लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी के बारे में। तो दोस्तों, एचडीबी फाइनेंशियल कल के दिन आपको लिस्ट होता हुआ देखने को मिलेगा, यानी 2 जुलाई को दोस्तों, यानी कल एचडीबी फाइनेंशियल की लिस्टिंग है। तो लिस्टिंग किस प्रकार की हो सकती है, इसके बारे में दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे। कंपनी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वो हम समझेंगे, तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब आप लोग चैनल को कर लीजिएगा। तो दोस्तों, 10 रुपये की फेस वैल्यू के साथ एचडीबी फाइनेंशियल का आईपीओ आया। अगर आपको अलॉटमेंट लगा है तो आपको पता ही है 740 का आपको एक शेयर मिलता हुआ नजर आया। टोटल मिलाकर 20 शेयर्स मिलते हुए नजर आए होंगे अगर आपने रिटेल में एप्लीकेशन लगाई है। अगर एक लॉट, अगर ज़्यादा लॉट लगाएं तो काफ़ी आपको ज़्यादा भी शेयर्स मिल चुके होंगे। अब ये बात ध्यान रखिएगा, रिटेल के अंदर अलॉटमेंट जरूर लॉटरी बेसिस था, बट क्योंकि पूरे सब्सक्रिप्शन अगर आप देखेंगे एप्लीकेशन वाइज नहीं आया था, तो जिसने 260 शेयर्स के लिए अप्लाई कर दिया उसको और भी ज़्यादा शेयर्स मिलते हुए नजर आए रिटेल के अंदर। सेम गोज़ विद दोस्तों, अगर आप देखेंगे यहाँ पर जो शेयर होल्डर कैटेगरी थी वहाँ पर भी आपको एक्स्ट्रा लॉट मिलते हुए नजर आए। अगर आपने 13 लॉट तक अप्लाई किया तो ऐसा नहीं कि सिर्फ 20 शेयर में आपको दे दिया गया, तो ये अपने आप में देखिए काफ़ी बढ़िया हुआ। अब जब भी दोस्तों हम बात करते हैं अलॉटमेंट, माफ़ करिएगा, यहाँ पर लिस्टिंग्स डे स्ट्रैटेजी की, तो एक चीज़ हम हमेशा देखते हैं वो होता है दोस्तों कि किस तरीके का आईपीओ था। तो देखिए, सबसे बड़ी बात तो बहुत बड़े साइज़ का ये आईपीओ हमको आता हुआ देखने को मिला, 12,500 करोड़ का, जिसमें से 2,500 करोड़ का था फ्रेश इशू और बाकी का 10,000 करोड़ का था ऑफर फॉर सेल। अब आप कह सकते हैं कि ओएफएस का पोर्शन तो अपने आप में काफ़ी बड़ा था, उसके सामने मात्र 2,500 करोड़ का फ्रेश इशू आता हुआ देखने को मिला। बट अपने आप में आप समझ सकते हैं, देखिए कंपनी, पहली बात तो एचडीएफसी ब्रांड की कंपनी है, तो कंपनी को कितना पैसा चाहिए ये अपने आप में आप समझ सकते हैं, ज़्यादा पैसा ज़रूरत नहीं थी। उसके अलावा 10,000 करोड़ का ओएफएस ज़रूर हमको आता हुआ देखने को मिला, जो अपने आप में बड़ा है। बड़े बात ध्यान रखिएगा, एचडीएफसी को अपना हिस्सा कम करना था, तो ओएफएस का हिस्सा किसी भी तौर पर आपको बड़ा रहता हुआ देखने को मिलता ही, क्योंकि इनको याद रखिएगा जो आरबीआई के नियम थे उसको पालन करना था। तो इस बात को रहने दीजिए कि फ्रेश इशू और ऑफर फॉर सेल में ऑफर फॉर सेल इतना बड़ा था तो ये आईपीओ नेगेटिव हो गया। हाँ, हमेशा मैं कहता हूँ कि देखिए, अगर ओएफएस आ रहा है सिर्फ, तो हो सकता है कि देखिए कंपनी अपनी वैल्यूएशंस को हाई लेकर आए, बट आप कह सकते हैं कि दोस्तों ओएफएस इस आईपीओ में बड़ा होना ही था, तो इस पॉइंट को हम छोड़ देते हैं। दूसरी चीज़ जो हम देखते हैं वो होता है दोस्तों हमेशा सब्सक्रिप्शन। तो जो सब्सक्रिप्शन आया है वो अपने आप में देखिए काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाला था। 58.64 टाइम्स क्यूआईबी ने अप्लाई किया। अब 58.64 अगर हम इस तरीके से देखते तो लगता है कि कोई बहुत ज़्यादा बात तो है नहीं, बट 58.64 टाइम्स का मतलब है 1,31,000 करोड़, 1,31,000 करोड़ रुपीज़ जो है दोस्तों वो लगाए गए हैं किसके द्वारा? क्यूआईबीज़ के द्वारा। तो अपने आप में आप समझिए क्यूआईबीज़ ने मैसिव इस आईपीओ के अंदर पैसा लगाया। और ये आप ध्यान रखिएगा कि इन क्यूआईबीज़ में से किन किन को अलॉटमेंट मिला है। काफ़ी बड़े बड़े यहाँ पर याद रखिएगा इंस्टीट्यूशंस को अलॉटमेंट मिलता हुआ देखने को मिला है। आपको कुछ नाम मैं बताता हूँ कि कौन कौन से नाम हमको आते हुए देखने को मिले। तो इसके अंदर दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ सिर्फ एफआईआईज़ की ना, तो मॉर्गन स्टैनली सिंगापुर, बीओएफएस सिक्योरिटीज़, मॉर्गन स्टैनली मॉरिशस, गोल्डमैन सैक्स मॉरिशस, सीएलएसए ग्लोबल मार्केट्स, नोमुरा, बीएनपी, मे बैंक, ऑक्सबो, गोल्डमैन सैक्स, एनपीएस, सिटी ग्रुप, विकासा, गोल्डमैन सैक्स, इसके अलावा इंडिया इक्विटी जो है, इसके अलावा टाटा इमर्जिंग एशिया फंड, टाटा अल्टरनेटिव फंड्स, नियो अल्टरनेटिव फंड्स। इसके अलावा दोस्तों नाम हमको आते हुए देखने को मिले मॉर्गन स्टैनले का, नुवामा वेल्थ का, सोसाइटी जनरल का, कुवैत इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी का, फिडिलिटी फंड्स का, मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर का। मतलब नाम देखिए बढ़ते जाइए, लिस्ट बहुत लंबी है जिनको यहाँ पर अलॉटमेंट मिलता हुआ देखने को मिला है क्यूआईबी कैटेगरी के अंदर। तो अपने आप में आप समझ सकते हैं कि जो एंकर के बाद जो क्यूआईबी पोर्शन सब्सक्राइब हुआ, इसमें दमदार देखिए इन्वेस्टमेंट होता हुआ जो देखने को मिला है, उसमें दमदार निवेशक भी आपको आते हुए देखने को मिले, बड़े इंस्टीट्यूशंस भी आते हुए देखने को मिले। इसके अलावा एचएनआई कैटेगरी 10 गुना सब्सक्राइब हुई, करीबन 17,000 करोड़ रुपए रिसीव किए। और इसके अलावा जो रिटेल पोर्शन था उसने 5,940 करोड़ रुपए रिसीव किए। एम्प्लॉय पोर्शन 6 गुना सब्सक्राइब हुआ और अदर यानी शेयर होल्डर कैटेगरी में 5,620 करोड़ रुपए तक हमको आते हुए देखने को मिले। ऑन एंड ऑल 1,61,000 करोड़ रुपए इस आईपीओ को मिलता हुआ देखने को मिला। यानी आप समझ सकते हैं अपने आप में कंपनी को दमदार पैसा मिलता हुआ देखने को मिला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ओवरऑल जो सेकंड पॉइंट है सब्सक्रिप्शन का, वो भी अपने आप में देखिए कंपनी सॉलिड टिक करती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब दोस्तों, लिस्टिंग पे आने से पहले बताता हूँ आपको कुछ कंपनी के लिए, कंपनी की जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, ठीक है। एचडीबी फाइनेंशियल है कौन? दोस्तों, एचडीबी फाइनेंशियल, ये बात ध्यान रखिएगा, भारत की 7वीं सबसे बड़ी एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, जिसका ऑलमोस्ट दोस्तों जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो है 1.07 लाख करोड़। यही नहीं, ये दोस्तों कंपनी याद रखिएगा दूसरी सबसे बड़ी और तीसरे सबसे तेज़ी से ग्रो करने वाली कस्टमर फ्रेंचाइजी भी है। दूसरी बात, यही बात ध्यान रखिएगा, एचडीएफसी बैंक का नाम जुड़ा हुआ है इस एनबीएफसी के साथ। एचडीएफसी बैंक याद रखिएगा प्रमोटर है इस एनबीएफसी के। और अपने आप में आप समझ सकते हैं एचडीएफसी बैंक का नाम किसका जुड़ रहा है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है।
क्यों? बिकॉज HDFC बैंक अपने आप में देखिए एक सबसे बड़ी बात तो स्ट्रॉन्ग पेरेंटेज है, एक ब्रांड रिकॉग्नाइजेशन है। दूसरी बात, HDFC बैंक याद रखिए कंपनी को मदद करता है अंडर राइटिंग सुपीरियोरिटी में, रिस्क मैनेजमेंट स्किल्स बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है क्योंकि HDFC के साथ जुड़ी हुई। तीसरी बात, इस NBFC का ऐसा नहीं है कि दोस्तों कहीं नेटवर्क नहीं है इंडिया में, पैन इंडिया नेटवर्क आपको देखने को मिल जाएगा। करीबन 1771 ब्रांचेस आपको मिल जाएगी इनकी ऑल ओवर इंडिया। इसके अलावा करीबन ये जो ब्रांचेस है 1170 टाउन्स और 31 स्टेट्स और यूनियन टेरेटरीज़ के अंदर याद रखिएगा फैली हुई है। तो ये भी अपने आप में एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है। कंपनी की क्रेडिट रेटिंग जो है वो क्या है? वो है दोस्तों AAA स्टेबल। अब ये बात ध्यान रखिएगा, AAA स्टेबल जो कंपनी की रेटिंग है ये सबसे बड़ी, सबसे हाईएस्ट क्रेडिट रेटिंग होती है और सबसे हाईएस्ट क्रेडिट रेटिंग दी गई है किसी भी NBFC को इंडिया के अंदर। AAA स्टेबल मतलब सबसे हाईएस्ट क्रेडिट रेटिंग। उससे होता क्या है, ये बात ध्यान रखिएगा, बैंक की जो बोरिंग कॉस्ट होती है, कॉस्ट ऑफ बोरिंग जो होती है वो घट जाती है अगर किसी NBFC की क्रेडिट रेटिंग अच्छी है। बैंक के साथ भी ऐसी बात है, ठीक है। तो ये तो दोस्तों कुछ बात हो गई। इसके अलावा आप देखेंगे कंपनी के कस्टमर्स 1.92 करोड़ कस्टमर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। जो कंपनी का NIM है वो 7.56% पर आ जाता है। कॉस्ट ऑफ बोरिंग जिसकी मैं बात कर रहा हूँ 7.9% आपको देखने को मिल जाता है। ग्रॉस NPA 2.26% पर आपको देखने को मिल जाता है। नेट NPA 0.99% के आसपास आपको देखने को मिल जाता है। ये बात ध्यान रखिए, HDB फाइनेंशियल का मेजरली 3 बिजनेस है, वर्टिकल्स मतलब बिजनेस वर्टिकल्स। पहला है एंटरप्राइज लेंडिंग, दूसरा है एसेट फाइनेंस और तीसरा है कंज्यूमर फाइनेंस। एंटरप्राइज लेंडिंग से 39% ऑफ द बिजनेस आता है, एसेट फाइनेंस से 38% ऑफ द बिजनेस आता है और कंज्यूमर फाइनेंस से 33% ऑफ द बिजनेस आता है। कंपनी की जो लोन बुक है उसमें सिक्योर्ड बुक है ऑलमोस्ट 73% की, तो अनसिक्योर्ड बुक है 27% की, राइट। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये जो 2,500 करोड़ है वो कंपनी खर्च कहाँ करेगी? तो देखिए कंपनी को ये पैसा चाहिए इनकी कैपिटल बेस को मीट करने के लिए, जो उसकी फ्यूचर वर्किंग कैपिटल होगी। तो टायर 1 जो कैपिटल बेस होता है इसमें कंपनी याद रखिएगा पूरे 2,500 करोड़ रुपए अपने खर्च करती हुई जाएगी, अपना निवेश करती हुई नजर आएगी। अब आ जाते हैं दोस्तों लिस्टिंग कहाँ पर होने की एक्सपेक्टेशंस। तो देखिए 740 रुपये का इसका प्राइस बैंड है। 20 शेयर्स आपको मिलते हुए देखने को मिले रिटेल के एक लॉट के अंदर। 16,300 करोड़ का याद रखिएगा इस बैंक ने अपना ओवरऑल रेवेन्यू किया था विद अ प्रॉफिट, मतलब NBFC बैंक के लिए बोल रहा हूँ, NBFC विद अ प्रॉफिट ऑफ 2,176 करोड़। ज़रूर दोस्तों अगर आप HDB बैंक का देखेंगे, HDB फाइनेंशियल का देखेंगे तो डेफिनेटली थोड़ा सा आपको प्रॉफिट घटता हुआ देखने को मिला पिछले साल से, जो करीबन 2,460 करोड़ था, जो घट के 2,176 करोड़ हुआ। बट स्टिल ये बात ध्यान रखिएगा उस समय जो इनकी NAV थी वो 173 की थी और अब 198.8 की हो चुकी है। तो यहाँ पर भी आप याद रखिएगा बढ़ोतरी देखने को मिली है। देखिए हमेशा एक बात ध्यान रखिए, अगर आप बैंक्स को या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में स्पेसिफिकली अगर आप देखेंगे NBFCs को, राइट, कंपेयर कर रहे हैं तो हमेशा इसको प्राइस टू अर्निंग नहीं, प्राइस टू बुक वैल्यू पे आपको उस NBFC को देखना चाहिए। तो जो प्राइस टू बुक वैल्यू पे ये कंपनी आ रही है वो 3.72 टाइम्स है। अब यहाँ पर जो इसके पीयर्स है लाइक बजाज फाइनेंस, चोला फाइनेंस, सुंदरम फाइनेंस, बजाज फाइनेंस ट्रेड करता है 5.8 के प्राइस टू बुक वैल्यू पे, चोला फाइनेंस, चोलामंडलम फाइनेंस 5.5 और सुंदरम फाइनेंस 4 टाइम्स। मैं ये नहीं कह रहा कि देखिए बजाज फाइनेंस और HDB का कोई कंपैरिजन है, बिल्कुल भी नहीं है। बजाज फाइनेंस अपने आप में देखिए सबसे बड़ी NBFC है और वो अपनी सबसे बड़ी NBFC रहती हुई भी नजर आएगी, इसमें कोई दोहराई नहीं। इसीलिए बाजार उसको एक्स्ट्रा प्रीमियम भी देता है। बट द थिंग इज कि देखिए HDB भी कम नहीं है, राइट। HDB भी याद रखिएगा HDFC बैंक से जुड़ी हुई है, उसके बाद लगातार इनका बिजनेस भी बढ़िया करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ये अपने आप में आप समझ सकते हैं कि एक पॉजिटिव बात हमको देखने को मिल जाती है। ज़रूर ये मान के चलिए कि बजाज और चोलामंडलम को जो वैल्यूएशन मिल रहा है उतना वैल्यूएशन इसको नहीं मिलेगा, बट 30 से 20% के आसपास तो आप मान के चल सकते हैं कि थोड़ा आपको डिस्काउंट के आसपास अगर ये मिल भी आता है तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों याद रखिएगा जो कल लिस्टिंग होने वाली है वो 850 टू 880 के बीच में होने की एक्सपेक्टेशंस है। जो ग्रे मार्केट है वो 76 रुपीज़ के आसपास चल रही है, 77 के आसपास भी कहीं चल रही है। बट आई फील कि दोस्तों कल भी लिस्टिंग के दिन हमको एक चौंकाने वाली लिस्टिंग देखने को मिल सकती है। 850 से 880 के बीच में कई लिस्ट हो सकता है, यानी ओवरऑल 2800 से लगाकर 3400 रुपये का रिटेल में प्रॉफिट होने की एक्सपेक्टेशंस है। आई थिंक HDB फाइनेंशियल को जिस तरीके का रिस्पांस मिलता हुआ देखने को मिला वो अपने आप में देखिए कमाल था। दूसरी बड़ी बात क्या है, HDB फाइनेंशियल का दोस्तों अनलिस्टेड शेयर ज़रूर 1200 पे ट्रेड कर रहे थे, बट ये बात आपको समझना पड़ेगा कि डेफिनेटली कंपनी ज़रूर लार्ज साइज़ आ रही है, बट आई थिंक बाजार इसको पसंद कर सकता है। सो आई थिंक इसके अंदर स्पेसिफिकली अगर आपको मिला है तो मेरे हिसाब से दोस्तों ये लॉन्ग टर्म वाली कैटेगरी की भी कंपनी है। अगेन आपको कोई होल्ड बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट मेरा जो व्यू है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ।
तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, लेकिन आप लोग बताइए आपका व्यू क्या है, आपको क्या लगता है कहाँ लिस्टिंग होने की एक्सपेक्टेशन है, बताइए कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।